हेलो डियर लर्नर्स, कैसे हैं आप सब। आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे। आज हम लोग यूपीपीसीएल असिस्टेंट अकाउंटेंट में जो ऑडिटिंग सब्जेक्ट है उसके बेसिस पे कुछ एमसीक्यू लेकर आए हैं। आइए शुरू करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, एन इंडिपेंडेंट ऑडिट इज इम्पोर्टेंट टू रीडर्स ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट बिकॉज इंडिपेंडेंट ऑडिट रीडर्स के लिए क्यों इम्पोर्टेंट होता है? क्योंकि जो भी फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाई जाती है वो ऑडिटर उसे चेक करता है। तो जब भी चेक करेगा वो इंडिपेंडेंट होके ही चेक करेगा, वो किसी मैनेजमेंट के प्रेशर में आके चेक नहीं करेगा। इसलिए जितनी भी सारी फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाई जाती है किसी भी कंपनी का, और उस कंपनी के फाइनेंशियल स्टेटमेंट को जब ऑडिटर चेक करता है तो वो इंडिपेंडेंट होना चाहिए, इसलिए उसको इंडिपेंडेंट ऑडिट कहा जाता है। तो इंडिपेंडेंट ऑडिट कराने का रीज़न भी होता है, क्योंकि अगर इंडिपेंडेंट ऑडिट होगी तो जो भी एरर्स या फ्रॉड हुआ रहेगा तो ऑडिटर उसे ढूंढ के मैनेजमेंट को बताता है। ठीक है, तो इसलिए यहाँ पे इम्पोर्टेंट हो जाता है रीडर्स के लिए। अब रीडर्स कौन होते हैं? जो कंपनी के अंदर पैसे लगाए होते हैं, जैसे इन्वेस्टर हो गए, जैसे कंपनी के मेंबर्स शेयर होल्डर हो गए, जैसे कंपनी के क्रेडिटर्स हो गए, आउटसाइडर्स हो गए, इन सबको बोला जाता है रीडर्स। ठीक है, तो यहाँ पे बोला गया है बिकॉज इट, क्यों है ये? बिकॉज ऑब्जेक्टिवली एग्जामिन एंड रिपोर्ट ऑन मैनेजमेंट फाइनेंशियल स्टेटमेंट। तो यहाँ सी ऑप्शन सही होगा। इसलिए किया जाता है इंडिपेंडेंट ऑडिट, ताकि हम जो भी हमारी ऑब्जेक्टिव है बुक्स ऑफ अकाउंट को चेक करना, एग्जामिन करना, ट्रू एंड फेयर रिजल्ट्स फाइंड करना, और मैनेजमेंट्स को फाइनेंशियल स्टेटमेंट के बारे में अच्छा रिपोर्ट देना, यानी ट्रू रिपोर्ट्स बना के देना। इसीलिए ऑडिट जो की जाती है, इंडिपेंडेंट ऑडिट की जाती है ऑडिटर के द्वारा, ताकि रीडर्स के लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 2 है, एन एविडेंस अवेलेबल टू ऑडिटर इज। जो एविडेंस होता है ऑडिटर के लिए, जो एविडेंस अवेलेबल होता है, क्योंकि जब ऑडिटर ऑडिट करने जाता है तो उसे जो जो और एविडेंस चाहिए मैनेजमेंट उसे प्रोवाइड करता है। ठीक है, तो ऑडिटर जो जो एविडेंस लेगा मैनेजमेंट से, तो मैनेजमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि उस ऑडिटर को जो जो एविडेंस देना होगा वो कैसा होना चाहिए, परवेसिव होना चाहिए और कंक्लूसिव होना चाहिए। ठीक है, सॉरी, परवेसिव होना चाहिए रेदर कंक्लूसिव इन नेचर। अब ये दोनों का मतलब समझेंगे। परवेसिव का मतलब होता है कि ओवरऑल मुझे जब चाहूँ तब कोई भी रीज़न अगर मुझे पता चल रहा है किसी एविडेंस का, तो उस एविडेंस के रीजंस को मैं जान सकता हूँ। तो अगर ऑडिटर को डाउट हो रहा है कोई भी एविडेंस के ऊपर, तो वो मैनेजमेंट से क्वेश्चन पूछ सकता है और उसके बारे में हर एक्सपेक्ट्स के अकॉर्डिंग वो क्वेश्चन पूछ सकता है और आंसर जान सकता है। आंसर फाइंड करने के उसके पास राइट्स होते हैं। इसी को कहा जाएगा परवेसिव। तो ऑडिटर का कैसा नेचर होना चाहिए? वो ऐसा होना चाहिए कि जब भी कोई एविडेंस मिले तो उस एविडेंस के रिकॉर्डिंग वो मैनेजमेंट से क्वेश्चन पूछ सकता है। ठीक है, कि ये एविडेंस आया तो कैसे आया, इस एविडेंस का रीज़न क्या है, क्या इस एविडेंस को कहाँ से फाइंड किया है। सपोज जैसे मान लीजिए कि ऑडिटर को बता दिया मैनेजमेंट ने कि हमारे जो क्रेडिटर है वो 10 करोड़ रुपीज़ के हैं। अब उसने ये चीज़ें बता दिया, तो मुझे केवल बस इसी पे विश्वास करके ऑडिट नहीं करना है, मुझे ये देखना है क्या सच में 10 करोड़ रुपीज़ के ऑडिटर है कि नहीं है। ये चीज़ें मुझे अंदर थोड़ा डिटेल्स में जाके मुझे चेक भी करना ज़रूरी हो जाएगा। तो इस प्रोसेस को ही कहा जाएगा परवेसिव। कंक्लूसिव इसका जस्ट उल्टा होता है, कि मतलब कि ऑडिटर को बता दिया गया कि 10 करोड़ रुपीज़ के क्रेडिटर है और उसको उसी के ऊपर विश्वास करके वो नेक्स्ट स्टेप उसने ऑडिट में करना शुरू कर दिया, तो ये गलत हो जाएगा। इसलिए हमें ये ध्यान रखना है कि जब भी ऑडिट किया जाएगा तो ऑडिटर हमेशा परवेसिव इन नेचर रहेगा।
यानी जहाँ उसे डाउट होगा एविडेंस के ऊपर तो उस एविडेंस की डिटेल्स में इन्वेस्टिगेशन यानी पूछताछ कर सकता है मैनेजमेंट से। तो इस वजह से इस क्वेश्चन का आंसर ए होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर थर्ड। क्वेश्चन नंबर थर्ड ये बोल रहा है कि कंप्लायंसेस विद स्टैंडर्ड ऑफ ऑडिटिंग। स्टैंडर्ड ऑफ ऑडिटिंग जो की जाती है तो उसके लिए आपको कुछ रूल्स एंड रेगुलेशंस होते हैं, कुछ स्टैंडर्ड ऑडिटिंग सेक्शन बनाए गए होते हैं, उसे फॉलो करना पड़ता है। तो ये किसके ऊपर एप्लीकेबल होगा, किसकी जिम्मेदारी होती है कि वो स्टैंडर्ड ऑफ ऑडिटिंग जब करे, स्टैंडर्ड ऑफ ऑडिटिंग को फॉलो करे, तो ऑडिटर को। इसलिए आप जब भी ऑडिट की पढ़ाई करते हैं तो आपको सारे स्टैंडर्ड्स पढ़ाए जाते हैं। ठीक है, ये आपके लगभग 200 से 700 तक सारे स्टैंडर्ड्स होते हैं। तो ये 200 से लेकर 700 तक सारे स्टैंडर्ड्स होते हैं, स्टैंडर्ड्स ऑफ ऑडिटिंग होते हैं, जो ऑडिटर्स को पढ़ना होता है, सीखना होता है। इसमें सारे ऑडिटर्स के राइट्स, पावर, मैनेजमेंट के अकॉर्डिंग क्या पावर होती है, कंपनी के अकॉर्डिंग क्या पावर होती है, सब चीज़ें बताई गई होती है ऑडिटर के हिसाब से इस वजह से ये रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है ऑडिटर की कि कोई भी स्टैंडर्ड ऑफ ऑडिटिंग है तो वो जब भी ऑडिट करे तो उसके कंप्लायंसेस को फॉलो करे। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4। एन ऑडिटर इज रिक्वायर्ड टू डिटरमाइन। एक ऑडिटर को किस चीज़ की ज़रूरत होती है? तो एन ऑडिटर को हमेशा ये ध्यान रखना है कि जब भी वो ऑडिट करने जाए, of his audit procedure according to the requirement of standard of auditing, तो उसे नेचर, टाइमिंग एंड एक्सटेंट, इन सब चीज़ों को ध्यान में रख के ही अपनी ऑडिट प्रोसीजर को डिटरमाइन करेगा। ठीक है, अपनी ऑडिट प्रोसीजर को किस पे ध्यान रख के डिटरमाइन करेगा कि नेचर देखेगा कि ऑडिट का नेचर क्या है, ऑडिट को कंप्लीट करने में कितना समय लगेगा, साथ में एक्सटेंट देखेगा कि इस ऑडिट्स को करने से हम और कितने समय तक एक्सटेंड कर सकते हैं। ठीक है, यानी साइज क्या है बिजनेस की, बिजनेस की साइज को देखेगा, टाइम देखेगा और बिजनेस का नेचर देखेगा। इन तीनों को देख के ही वो अपनी ऑडिट प्रोसीजर को प्रिपेयर करेगा, बनाएगा। तो ये रेस्पॉन्सिबिलिटी होती है ऑडिटर की। जब भी ऑडिट करने जाएगा तो सबसे पहले नेचर, टाइम एंड एक्सटेंट को डिटरमाइन करना होगा। क्वेश्चन नंबर 5 है द मेन ऑब्जेक्ट ऑफ एन ऑडिट। एक ऑडिट का मेन ऑब्जेक्ट क्या होता है? एक्सप्रेशन ऑफ ओपिनियन, डिटेक्शन एंड प्रिवेंशन ऑफ फ्रॉड एंड एरर, डिपेंड्स ऑन टाइप ऑफ बिजनेस। सो देखिए, कोई भी ऑडिट होगा तो उसका मेन ऑब्जेक्ट क्या होता है? एक्सप्रेशन ऑफ ओपिनियन एंड डिटेक्शन एंड प्रिवेंशन ऑफ फ्रॉड एंड एरर। देखिए, प्रिवेंशन फ्रॉड करने का काम तो नहीं होता है, वो डिटेक्ट करता है, रोकता नहीं है वो केवल डिटेक्ट करेगा। ऑडिटर क्या करेगा? वो डिटेक्ट करके और कंपनी को बताएगा, मैनेजमेंट को बताएगा कि आप में ये फ्रॉड हुआ है, आप इसे रोको। वो डिटेक्ट करता है, प्रिवेंशन नहीं करता है। ये यहाँ पे गलत है, प्रिवेंशन नहीं करता है। ठीक है, इसलिए ये ऑप्शन नहीं होगा यहाँ पे। एक्सप्रेशन ऑफ ओपिनियन, ये भी ठीक है लेकिन पूरी नहीं है। ओपिनियन कैसे देना चाहिए ये भी नहीं बताया गया। तो ऑडिट जो है ये किस पे डिपेंड होता है? टाइप्स ऑफ बिजनेस के ऊपर, डिपेंड्स ऑन टाइप ऑफ बिजनेस। कोई भी अगर ऑडिट होगा तो मेन ऑब्जेक्ट जो बनाई जाएगी वो बिजनेस के टाइप को देख के बनाई जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, द ऑडिट प्रोसेस। द ऑडिट प्रोसेस इज special application of scientific method of inquiry regulated by PICPA, the only service a CPA is allowed। ये देखिए, ये सब तो नहीं होगा क्योंकि ये सब बाहर के आपके ऑर्गेनाइजेशंस होती हैं जो ऑडिट प्रोसीजर्स को कंडक्ट करवाती हैं। ठीक है, इसलिए ये सब नहीं होगा। ऑडिट प्रोसेस जो होता है वो एक स्पेशल एप्लीकेशंस होती है जिसमें साइंटिफिक मेथड के द्वारा हम उसे इंक्वायरी करते हैं, चेक करते हैं बुक्स को। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे,
ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है क्योंकि इससे क्वेश्चंस पक्का आए थे, पिछली बार भी आए थे। एप्रोप्रिएटनेस मीन्स ऑफ ऑडिट एविडेंस। एप्रोप्रिएट का मतलब होता है क्वालिटी, यानी हम जब भी ऑडिट एविडेंस कलेक्ट करेंगे तो मुझे क्वालिटी वाली ऑडिट एविडेंस चाहिए, इसलिए इसको कभी कभी यहाँ पे एप्रोप्रिएटनेस बोला जाता है। तो एप्रोप्रिएटनेस का मतलब ये हो गया कि आप ऑडिट एविडेंस को क्वालिटी ऑडिट एविडेंस कलेक्ट करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे याद रखेंगे एप्रोप्रिएटनेस का मतलब होता है क्वालिटी। नेक्स्ट क्वेश्चन है द प्रोफेशनल जजमेंट मीन्स अ जजमेंट टेकन। प्रोफेशनल जजमेंट का मतलब होता है कि जजमेंट हम लेंगे, ऑडिटर के द्वारा लिया जाता है, तो वो ऑडिटर अपनी जजमेंट किस बेसिस पे लेता है। प्रोफेशनल जजमेंट, जाहिर सी बात है जितना ज़्यादा वो ऑडिट किया होगा, जितना ज़्यादा उसे एक्सपीरियंस हुआ होगा, उसी एक्सपीरियंस के बेसिस पे ही वो अपना जजमेंट बनाता है, ठीक है। तो जजमेंट जो आती है वो किसके बेसिस पे आती है, प्रोफेशनल एक्सपीरियंस के बेसिस पे आती है। यानी आप अलग अलग तरह के ऑडिट सिचुएशन करते हो, अलग अलग तरह के ऑडिट सिचुएशन में ऑडिट करते हो, तो आपको वहाँ पे अलग अलग तरीके के एक्सपीरियंस होते हैं, तो उस एक्सपीरियंस के बेसिस पे ही आप अपनी जजमेंट देते हो, इसलिए यहाँ पे प्रोफेशनल एक्सपीरियंस ही होगा। क्वेश्चन नंबर 9 देखेंगे। A sale of 50,000 to A was entered as a sale to B। ये पूछ रहे कौन सा एरर है। तो ये सीधी सी बात है, एरर ऑफ कमीशन आप क्लास 12 में पढ़े होंगे, ठीक है, क्योंकि इसने ए को सेल किया और बी के अकाउंट में उसने इंटर कर दिया, तो अकाउंट में यहाँ पे गलती कर दिया उसने। नेक्स्ट क्वेश्चन, गुड्स सेंट ऑन अप्रूवल बेसिस हैव बीन रिकॉर्डेड। गुड्स को उसने बेचा है अप्रूवल बेसिस पे। देखो, जब तक गुड्स को हम बेचेंगे अप्रूवल बेसिस पे, तब तक उसे सेल नहीं मानेंगे जब तक मुझे बायर से अप्रूवल नहीं मिल जाता कि हाँ मैं अब गुड्स को परचेज करने वाला हूँ, या फिर उसमें कंडीशन होता है कि आपको वो बताएगा कि मैंने गुड्स को खरीदना चाहता हूँ या मैं गुड्स को अब खरीद चुका हूँ, आपको मैं पैसे ट्रांसफ़र कर देता हूँ। तो ये जब कंडीशन आएगी यहाँ पे कि अप्रूवल बेसिस पे गुड्स को बेचा जाएगा, तो ये जब तक अप्रूवल नहीं मिलेगा तब तक उसे क्लोजिंग स्टॉक ही मानते हैं, तब तक उसे क्या मानेंगे, क्लोजिंग स्टॉक। तो ये कह रहा है लेकिन इसने गलती से तो क्रेडिट सेल रिकॉर्ड कर दिया, गलत कर दिया भाई। भाई को पता ही नहीं था कि एरर ऑफ प्रिंसिपल हो गया यहाँ पे, क्योंकि यहाँ पे रूल होता है कि जब तक अप्रूवल नहीं मिलेगा तब तक हमारी गुड्स क्या होगी, क्लोजिंग स्टॉक में काउंट की जाएगी, इसलिए ऑप्शन यहाँ पे ए सही होगा, एरर ऑफ प्रिंसिपल। क्वेश्चन नंबर 11 है व्हाट इज द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ ऑडिटिंग। ऑडिटिंग का मेन ऑब्जेक्टिव क्या होता है। वेरी सिंपल, ऑब्जेक्ट आपका ऑब्जेक्टिव जो ऑडिट का होता है अभी मैंने बताया कि ओपिनियन देना, लेकिन ट्रू एंड फेयरनेस किस पर, फाइनेंशियल स्टेटमेंट। फाइनेंशियल स्टेटमेंट तो आपको पता ही होगा क्या होता है, यानी हम जो ट्रेडिंग बनाते हैं, पीएल बनाते हैं, बैलेंस शीट बनाते हैं, तो इन सब को चेक करना और इसको बताना कि इसमें किसी तरह का एरर या फ्रॉड या गलती नहीं है। इस तरह का एक ऑडिट रिपोर्ट बना के ऑडिटर क्या करता है, मैनेजमेंट को देता है। तो ये कैसा होना चाहिए, ट्रू एंड फेयर होना चाहिए। क्लियर, तो ये मेन ऑब्जेक्टिव होता है। क्वेश्चन नंबर 12 है मीनिंग ऑफ इंटरिम ऑडिट। यानी इंटरिम ऑडिट जो होती है उसका मतलब क्या है। हम अक्सर सुनते हैं कि इंटरिम ऑडिट हो रहा है, तो इंटरिम ऑडिट का मतलब होता है कि एक साल, जैसे मान लीजिए है कंपनी 1 साल चल रही है, 1 अप्रैल से स्टार्ट हुआ और 31 मार्च को ख़त्म होगा नेक्स्ट ईयर में, तो उस केस में क्या होगा, उस केस में बीच में ही कभी कभी मैनेजमेंट को लगता है कि नहीं मुझे ऑडिट करवाना चाहिए, मुझे डाउट हो रहा है कि कहीं मेरी बुक्स ऑफ अकाउंट ठीक तरीके से रिकॉर्ड हो रही है कि नहीं, तो वो बीच में ही 1 साल के अंदर ही वो क्या करने लगता है, ऑडिट करवाना शुरू कर देता है, ताकि मेरी ये चेक करना चाहता है कि मेरी बुक्स ऑफ अकाउंट जो है वो प्रॉपर तरीके से रिकॉर्ड हो रही है कि नहीं।
क्योंकि अगर एक बार में हम रिकॉर्ड करेंगे, सॉरी एक बार में अगर हम चेक करेंगे 1 साल का डेटा तो बहुत ज़्यादा समय चला जाएगा। इस वजह से छोटी छोटी गलतियों को पकड़ने के लिए इंटरिम ऑडिट की जाती है। तो अब तो आपको पता चल गया होगा कि इसका ऑप्शन क्या बोलेगा, कि जो लेस देन 12 मंथ होती है, इंटरिम ऑडिट लेस देन 12 मंथ होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 13, इंटरनल ऑडिट इज कंडक्टेड बाय। अब देखिए अभी मैंने बताया कि जो इंटरिम ऑडिट होता है, वो इंटरिम ऑडिट जो होता है वो कौन करता है। जब इंटरिम ऑडिट होता है तो उसमें इंटरनल ऑडिट भी कहलाता है, तो उसी को इंटरनल ऑडिट कहा जाएगा जो कंपनी के अंदर मैनेजमेंट के कंट्रोल्स को चेक करता है। जब मैनेजमेंट के कंट्रोल को चेक करना, इंटरनल कंट्रोल को चेक करना, वो इंटरनल ऑडिट कहलाता है। जब इंटरनल कंट्रोल को चेक किया जाएगा तो वो किसके द्वारा चेक किया जाएगा, जो कंपनी के एम्प्लॉयज़ होते हैं उन्हीं के द्वारा चेक किया जाएगा। ठीक है, उसी कंपनी के एम्प्लॉयज़ के द्वारा। इसलिए तो कभी देखते होंगे कंपनी के अंदर ही अकाउंटेंट्स रखे गए होते हैं या फिर कोई एक्सपर्ट होता है जिसका केवल यही काम होता है कि वो उसके बुक्स ऑफ अकाउंट को चेक करेगा कि कोई छोटी छोटी गलतियाँ हो रही तो वो उसको ठीक करे। इनकेस अगर एक्सटर्नल ऑडिटर आता है तो वो उसको चेक करेगा तो बहुत कम या माइनर उसमें गलतियाँ मिलती है, तो जिससे बहुत आसानी पड़ती है उसे अपने बुक्स ऑफ अकाउंट को वेल तरीके से मेंटेन करने में। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 14 ये बोले कि ऑडिट एविडेंस इज ऑब्टेन्ड बाय। ऑडिट एविडेंस जो कैसे प्राप्त किया जाता है, इंस्पेक्शन से, यानी बिल्कुल सही भाई, जांच करेंगे जाके, हम बुक्स ऑफ अकाउंट चेक करेंगे तभी तो ऑडिट एविडेंस मिलेगा। ऑब्जर्वेशन भी करेंगे, हम अपने देखेंगे कि वहाँ पे काम कैसे हो रहे हैं, क्या क्या चीज़ रखी गई है, स्टॉक कितनी है, हर एक चीज़ को हम क्या करेंगे, ऑब्जर्व करेंगे। मशीन कैसी चल रही है, इलेक्ट्रॉनिक है, पावर है, कैसे चल रही है, तो ये सब ऑब्जर्वेशन से पता चलेगी। इंक्वायरी एंड कंफर्मेशन, और जहाँ पे समझ में नहीं आएगा वहाँ पे हम मैनेजमेंट से या एम्प्लॉय से क्या करेंगे, इंक्वायरी करेंगे, पूछेंगे, कंफर्मेशन करेंगे। तो ये हम तीनों ही तरीके से ही ऑडिट एविडेंस ऑब्टेन करते हैं। तो ऑप्शन डी सही होगा यहाँ पे। लास्ट क्वेश्चन आपका है, विच ऑडिट इज कंडक्टेड टू चेक द कॉस्ट रिकॉर्ड ऑफ कंपनी। वेरी सिंपल, किसी भी कंपनी का अगर कॉस्ट रिकॉर्ड को चेक करना है तो कौन सी ऑडिट करवाई जाएगी, कॉस्ट ऑडिट करवाई जाएगी। ठीक है, तो कॉस्ट रिकॉर्ड का मतलब हो गया कि मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट। तो अगर कोई कंपनी है जिसका काम है मैन्युफैक्चरिंग करना, गुड्स को बनाना, और वो देखना चाहती है कि मेरी कॉस्ट में सारी चीज़ें ठीक से रिकॉर्ड हो रही कि नहीं, कॉस्ट बुक्स में सारी चीज़ ठीक से रिकॉर्ड हो रही है कि नहीं, इसके लिए वो कॉस्ट ऑडिट करवाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे ऑप्शन डी सही होगा। तो ये पूरे 15 क्वेश्चन आपके हैं, ये इम्पोर्टेंट है, मैं श्योर कह रहा हूँ डेफिनेटली इससे क्वेश्चंस आपके एग्जाम में फंसेंगे ही फंसेंगे। आप प्लीज़ ध्यान से इन सबको वीडियो को देखिएगा, एक एक चीज़ को कॉपी में राइट डाउन करिएगा, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए ताकि मैं डेली वीडियो बनाते रहता हूँ, डेली वीडियो आप लोगों के लिए लाऊंगा, तो आप इसे देखते रहेंगे। ठीक है, थैंक यू वेरी मच। वीडियो अगर अच्छा लगा तो शेयर कीजिएगा फ्रेंड्स के साथ, दोस्तों के साथ।